वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको काम आएगा। आपको पढ़ना नहीं है तो सीखना है। पढ़ने के लिए भी टाइम है, साल भर है, प्री फाइनल में होगा एग्जाम, तो उसका सीखना यही है। मैं जब से क्लास लेने लगा उससे कोर्ट और पुलिस में घूम रहा हूँ, लेकिन आज लास्ट टॉपिक है कोर्ट का और पुलिस का। आज आपको पता लग जाना चाहिए कोर्ट में करना क्या है, बस, है ना, वो बताऊंगा क्या करना। और अब ये तो पता लग ही गया कि क्यों जाना होता है कोर्ट में, कब बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, किस केस में बुलाया जाएगा, ये तो सबको पता लग गया। कैसे बुलाया जाएगा नहीं, और वारंट, सम्मन वारंट, अरेस्ट वारंट एंड वैल्यूएबल वारंट, नॉन वैल्यूएबल वारंट, है ना। बाद में ये जो टर्म है वारंट, कोई कहे पुलिस वाला फोन करे अचानक आपको कि डॉक्टर साहब आपका वारंट है, अरेस्ट वारंट है, होगा, कई बार करते हैं, मेरे पास भी आते रहते हैं फोन, है ना। क्योंकि अराउंड 2000 से ऊपर पोस्टमार्टम कर लिया अब तक, और मोस्टली पोस्टमार्टम में आपकी एविडेंस आती है ना। अब मैंने कर लिया तो इसको लेना, आपको नहीं करना है, आपको भी करने पड़ेंगे सभी को। और जो भी मेडिको लीगल केस होगा सबको कोर्ट में बुलाया जाएगा। तो वो डर है जो कैसे निकले, है ना, उसी की क्लास है उसे। अभी डर नहीं है, लेकिन जब फोन आएगा जब डर लगेगा के बाद। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब कोई रियल में कोई पुलिस वाला फोन करेगा और कहेगा सर आपका अरेस्ट वारंट है, तो एक बार सोचोगे, और फिर सोचोगे यार तो कुछ भी नहीं है, सर पढ़ा चुके हैं पहले, है ना। तो बस आपको सीखना है, डरना नहीं है। यदि आप डॉक्टर बन गए तो पुलिस से और कोर्ट से काम पड़ता ही रहेगा। ये बिल्कुल नहीं सोचा है कि डॉक्टर बनने से इलाज ही करना है हमें, है ना। इलाज आपको जिंदे का करना है, और मरने वाले का इलाज करने के लिए आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, उसका भी इलाज होता है। मरने वाले का इलाज क्या है? पोस्टमार्टम। तो सपोज यू कॉल्ड बाय द कोर्ट बाय द सम्मन, अरेस्ट वारंट, वैल्यूएबल वारंट, नॉन वैल्यूएबल वारंट, इनका डिफरेंस ही पता होना चाहिए। अरेस्ट वारंट मतलब ये नहीं है कि आपको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, कि आपकी हथकड़ी लगा के ले जाया जाएगा, है ना। अरेस्ट वारंट का मतलब है कि पुलिस वाला आएगा सही और आपको साथ लेके जाएगा। कोई कहेगा डॉक्टर साहब मेरे साथ चलो, है ना। और डायरेक्ट अरेस्ट वारंट आता भी नहीं है। अरेस्ट वारंट कब आता है? जब आप सम्मन पे भी नहीं गए, वैल्यूएबल वारंट पे भी नहीं गए। सम्मन और वैल्यूएबल का मतलब है, सम्मन तो सिंपल वारंट है कि आपको कोर्ट को आना है। वैल्यूएबल वारंट, कोई आपके बेल फोन भरेगा, जमानत देगा कि डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तो मैं 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। जो 1000 रुपये का वैल्यूएबल वारंट होता है, 5000 का भी होता है, और ये कोर्ट के ऊपर तो डिपेंड करता है कि कोर्ट केस कितना इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर को कितनी जल्दी बुलाना है। फिर नॉन वैल्यूएबल वारंट आएगा, एंड देन अरेस्ट वारंट आएगा। अरेस्ट वारंट में आपको पुलिस वाले के साथ जाना होता है, सिर्फ जाना होता है बस, है ना। तो कभी कोई फोन आए इस तरह का आपको, जब डॉक्टर बन जाए, इंटर्नशिप करने के बाद मेडिकल ऑफिसर बन जाए, और 10 साल बाद कोई ऐसा केस आए, क्योंकि तुरंत तो कोई एविडेंस आती नहीं है, 10-15 साल तक एविडेंस चलती है। आज कोई आपने पोस्टमार्टम किया है, कोई मेडिकल लीगल केस किया है, तो उसकी एविडेंस चलेगी अगले आने वाले 4-5 सालों में। बहुत स्लो प्रोसेस चलता है। क्राइम हुआ, फिर हॉस्पिटल में पुलिस लाई, फिर उसका इलाज चला, फिर पुलिस ने चार्जशीट पेश की, फिर वो कोर्ट गया, फिर कोर्ट में इतने सारे केस होते हैं, है ना। कभी कोई स्ट्राइक हो गई, कभी जज नहीं है, कभी वकील नहीं है ना। फिर और भी एक केस में कम से कम 50 गवाह होते हैं, फिर लास्ट में डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो इस प्रोसेस में, और सपोज आपका
किसी केस में 2030 में कोई सम्मन मिला आपको, तो उस पर अब आपको कैसे पता लगेगा? सम्मन मिला कि 2022 का ये केस है, उस पर बाकायदा केस नंबर लिखा होता है, FIR नंबर लिखा होता है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा 2022 में कहाँ था, मैं कहाँ पोस्टेड था। तो आपको ये पता लग जाएगा उस टाइम मैंने क्या किया था। उस टाइम मैं पोस्टमार्टम करता था या MLC करता था, या वहाँ का केस हो सकता है मैं कोटा पोस्टेड था या जयपुर पोस्टेड था। तो ये तो आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि यार उस टाइम मैंने पोस्टमार्टम किया। यदि 2-4 किए होंगे तो पता भी लग जाएगा कि पूरे MOSIP में मैंने 2 पोस्टमार्टम किए, तो आपको पता होगा यार उस केस में आई होगी एविडेंस। ठीक है, आपको बुला लिया कोर्ट ने, आप कोर्ट चले गए, है ना। तो हाउ टू रिकॉर्ड द एविडेंस, करना क्या है? सबसे पहले जाके किसको ढूंढोगे? जज को? मुझे? सबसे पहले PP को ढूंढोगे। PP का मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना। APP पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, सरकारी वकील जिसे बोलते हैं, उसको ढूंढो। क्योंकि आपको बुलाया किसने? आप एक जस्ट गवर्नमेंट विटनेस, सरकारी गवाह हो आप। सरकारी गवाह क्यों? क्योंकि आपने सरकार का काम किया है। पोस्टमार्टम कोई प्राइवेट डॉक्टर थोड़ी करता है, गवर्नमेंट का डॉक्टर ही करता है, या जहाँ गवर्नमेंट होते तो करते हो। प्राइवेट में आप सर इन्फॉर्म कर सकते हो। आप प्राइवेट जॉब में हो, सपोज कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, कोई केस आया तो आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। पोस्टमार्टम तो उसका गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा। तो सबसे पहले आप PP से मिले। PP आपको सम्मन दिखाया कि सर इसमें केस में हूं मैं, फाइल ला के देगा। फाइल आप देखोगे, फाइल में देखते ही आपको पता लगेगा, आपकी रिपोर्ट मिलेगी उसमें जो आपने कई सालों पहले बनाई होगी। रिपोर्ट में सपोज पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकती है, कोई मेडिकल लीगल रिपोर्ट हो सकती है, IR इंजरी रिपोर्ट हो सकती है, रेप रिपोर्ट हो सकती है, पोटेंसी रिपोर्ट हो सकती है, ड्राउनिंग रिपोर्ट हो सकती है, वार्निंग रिपोर्ट हो सकती है, मर्डर रिपोर्ट हो सकती है ना। पोस्टमार्टम में दिखाया जाएगा भी आपको, ये तो सब बाद में देखना। सिर्फ ओरिएंटेशन रहेगा, रिपोर्ट होती कैसी है। ये सॉफ्ट कॉपी है लॉगबुक की जो आपको मिल जाएगी जल्दी। इसमें सारी रिपोर्ट हैं, तो आपको पता लग जाएगा इंजरी रिपोर्ट कैसी होती है, पोस्टमार्टम कैसी होती है। फिर सबको बनवाया भी जाएगा। 5 रिपोर्ट हैं, 5 रिपोर्ट पोस्टमार्टम की है, 5 इंजरी की हैं, 5 रेप की हैं, पोटेंसी की हैं, एल्कोहल की हैं, एज रिपोर्ट है। मैं सीधा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देता हूँ आपको। चलो ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिली उसमें। अब सपोज पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हैंगिंग की। हैंगिंग मीन्स फांसी है। इसमें भी सुसाइडल हैंगिंग एंड होमिसाइडल हैंगिंग। सुसाइडल हैंगिंग में खुद ने किया है और होमिसाइडल में दूसरे ने किया है। The procedure of the court evidence recording: firstly oath, then examination in chief. After that cross examination, then re-examination, and then question by the court. This you have to follow this sequence: receipt of summon, then oath administration, after that examination in chief, then cross examination, then re-examination, and then court question. After that finish your evidence.
तो कोर्ट में इतने सारे एग्जामिनेशन आपके होंगे। Doctor in court should be always on time. We need an trained person, stand upright, speak out and look your inquisitor in the eye. Who is the inquisitor? Magistrate and PP. Do not take sides. Be fair and never show any bias. Very important. Then never opine beyond your field. आपको सिर्फ अपने फील्ड की ओपिनियन देनी है, ठीक है। और यदि आप पे नहीं आता, मजिस्ट्रेट ने, जज ने कुछ पूछा या वकील ने कुछ पूछा, तो आप सिंपली कह सकते हो सर आई डोंट नो। फेंकना नहीं है उसमें, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड होगी वहां पे और आपकी एविडेंस के बेस पे ही पनिशमेंट मिलेगा उसको। और कौन होगा वहां पे? एक्यूज भी होगा। एक्यूज का आके ही रिकॉर्डिंग होती है एविडेंस की। एक्यूज मीन जिसने किया है, वेरी गुड। विक्टिम नहीं होगा, विक्टिम के लिए तो गवर्नमेंट है ना, विक्टिम के लिए हम गए, गवर्नमेंट पीपी है, जज है, वो विक्टिम के लिए। एक्यूज के लिए उसका वकील होगा सर। तो एक्यूज के आके ही सारे एविडेंस होती है। वो सुनता है कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, आज मुझे लटकवाएंगे, फांसी कराएंगे, या मैं छूटूंगा, या मेरे बेल मिलेगी, या मेरे को पनिशमेंट मिलेगा। वो सब वो डॉक्टर को बड़ी उससे देखता है कि इनकी डॉक्टर साहब के एविडेंस से मेरे को पनिशमेंट डिसाइड होगा। उसका वकील भी होता है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, examination chief start after oath, and this is the first examination of the witness. इसमें होना क्या है, आपने अपनी रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट को पढ़ा। रिपोर्ट को पढ़ना है सिर्फ हिंदी में, वहाँ हिंदी में होता है। कोर्ट में सारा प्रोसीजर कोर्ट में हिंदी में चलता है ना। कि मैं डॉक्टर राहुल इतनी डेट को इतने बजे SMS में या महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड था। उस दिन मैंने पुलिस के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि पोस्टमार्टम कभी आप अपनी मर्जी से नहीं करते, ऐसे नहीं कि पोस्टमार्टम आया डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम हमेशा पुलिस की रिक्वेस्ट पे होता है, और जब तक पुलिस की रिक्वेस्ट नहीं होती, ये भी बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। कई बार फील्ड में ऐसा होता है कि अटेंडेंट बहुत प्रेशर देते हैं कि डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करो फटाफट। तो आपको क्या बोलना है कि जब तक पुलिस के डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे जब तक स्टार्ट नहीं करना है। यदि आपने विदाउट पोस्टमार्टम, ऐसा हो चुका है, कई बार होता है, विदाउट पुलिस डॉक्यूमेंट, विदाउट पुलिस रिक्वेस्ट, विदाउट पंचनामा, और पोस्टमार्टम स्टार्ट कर दिया, और किसी मीडिया वाले हमेशा होते हैं मोर्चरी के आसपास, हॉस्पिटल में मीडिया वाले हमेशा घूमते हैं, है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो सारे डॉक्यूमेंट लेके पुलिस वाले से सारी हिस्ट्री पूछ के, क्योंकि पुलिस ने केस देखा है, क्राइम सीन पे कौन गया, क्राइम साइट पे कौन गया, पुलिस गई है, हम तो गई नहीं ना। तो सारी हिस्ट्री पूछ के पुलिस वाले ने क्या कॉज दिया है, सारा उसके रिक्वेस्ट पढ़ के, पंचनामा पढ़ के। पंचनामा का मतलब है 5 जने बोलते हैं, उसमें 5 जनों को साइन होते हैं। जो भी क्राइम के आसपास होता है तो पुलिस साइन कराती है 5 जनों के। क्या ये 5 जने बोलेंगे एक्सीडेंट हुआ था या कोई हैंगिंग हुआ है, तो 5 जने जाएंगे हाँ ये हैंगिंग हुआ है, तो साइन करेंगे पुलिस वाले साइन करेंगे उस पर। कहीं भी कोई मर्डर हुआ है तो आसपास के जो लोग उनसे साइन करेंगे, तो उसको बोला जाता है पंचनामा। फिर पुलिस उस पर देती है कि पंचनामा के अनुसार मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएं, उसके बाद ही पोस्टमार्टम स्टार्ट करना है, चाहे कितना ही प्रेशर हो। फिर दूसरा प्रेशर क्या आता है फील्ड में कि डॉक्टर साहब तुरंत दे दो बॉडी, आप तो चेक कर लो और दे दो। ऐसा भी होता है कि क्या काटोगे पीटोगे इसको, फटाफट दे दो, तो बच्चा है या ये तो बुजुर्ग है या क्या देखना है इसमें, तो ऐसा भी नहीं करना है। पोस्टमार्टम कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन। उसका हेड भी ओपन होता है, चेस्ट भी ओपन होती है,
पेल्विस से ओपन होती है और सारी इंजरी हैं वो नोट की जाती है। यदि आपने हेड ओपन नहीं किया और आपने हेड इंजरी से ओपिनियन दे दी तो भी आप फंस गए, चाहे आपको पता है कि हेड इंजरी से गया है, एक्सपायर हेड इंजरी से हुआ है, लेकिन आपको पोस्टमार्टम पूरा ही करना है ना। फील्ड में बहुत प्रेशर आता है, कई बार अटेंडेंट होते हैं पास में, बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट होता है कि नहीं डॉक्टर साहब तो कुछ मत करो, आप तो देख के दे दो, आप तो लिख लो चोटों को, बस ये देख लो, इसके 4 चोटें हैं, ये हड्डी टूटी है और ये एक्सीडेंट हुआ है, लिख दो बस। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा एग्जामिन करना है, हेड ओपन करना है, स्टिच लगाने हैं। यदि किसी भी मीडिया वाले ने आपको फोटो निकाल दिया कि डॉक्टर साहब ने हेड ओपन नहीं किया तो फिर भी आप उसमें गए। तो ये प्रैक्टिकल थिंग्स हैं जो फील्ड में आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो एग्जामिनेशन इन चीफ इन द क्रिमिनल केसेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कमेंस दिस एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्ट आर टू प्लेस बिफोर द कोर्ट ऑल द फैक्ट्स दैट वी आर ऑन द केस। जो भी फैक्ट्स हैं आप रिपोर्ट में आपको बताओगे। सपोज हैंगिंग का केस है, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपने देखा पोस्टमार्टम में क्या, सॉरी इसमें हैंगिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, हैंगिंग में इंपॉर्टेंट है लाइगेचर मार्क, लाइगेचर मार्क अराउंड द नेक, है ना, कि हैंगिंग किया किससे है, रस्सी से किया है, चुन्नी से किया है, साड़ी से किया है या जिससे भी किया है, वो आपको बताना है। क्योंकि जो भी आप बताओगे वो पुलिस इसको पहले से प्रिजर्व करके लाएगी। अब पुलिस ने प्रिजर्व किया रोप, रस्सी और आपने लिख दिया चुन्नी से, तो भी कोर्ट में मामला बिगड़ेगा, है ना। तो जो पुलिस के फैक्ट है आपको पुलिस से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है कि हैंग किया है तो किससे किया है, चुन्नी से किया है, साड़ी से किया है या कोई वायर से किया है या फिर कोई रस्सी से किया है। तो उसी के आपको उसी हिसाब से और पोस्टमार्टम फाइंडिंग लिखनी है। कई बार पुलिस वाले झूठ ही बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट यदि डिस्प्यूटेड हो जाएगा केस तो उसका फायदा किसको मिलेगा, एक्यूज्ड को मिलेगा। एक्यूज्ड को बेल मिल जाएगी या फिर उसको पनिशमेंट नहीं मिल पाएगा, फिर वो दूसरा क्राइम करेगा, है ना। तो सपोज हैंगिंग का केस है, हैंगिंग में हमने लाइगेचर मार्क को डिस्क्राइब किया कि लाइगेचर मार्क बिलो द चिन, है ना, उसकी लेंथ क्या है, उसका शेप क्या है, शेप यू शेप है या राउंड शेप है, तो वो था डिफरेंट थिंग्स। यदि यू शेप है तो यू शेप यदि हैंगिंग का है तो यू शेप किस में होता है, हैंगिंग में होगा। और राउंड शेप है लाइगेचर मार्क तो दिस में इंडिकेट स्ट्रेंगुलेशन, है ना। स्ट्रेंगुलेशन यानी इसको ये लटका नहीं है, इसको मारा गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्री होगी चीज, कोर्ट में जाएगी जब भी कोर्ट उस पर पनिशमेंट दिखा पाएगा। तो लाइगेचर मार्क की शेप क्या है, यू शेप है, बी शेप है या फिर अराउंड द नेक है या हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल में भी क्या होगा आप देखो, जस्ट इमेजिन हॉरिजेंटल में कोई आपके पीछे आके और जस्ट कोई वायर से रस्सी से खींचे तो हॉरिजेंटल आएगा, यदि कोई लटकाए तो फिर यू शेप आएगा, सॉरी यू शेप, और कोई गला घोटे तो फिर वो अराउंड द नेक आएगा। तो ये सारी फाइंडिंग उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट में लिखनी है। यदि आपने स्ट्रेंगुलेशन को हैंगिंग कर दिया या हैंगिंग को स्ट्रेंगुलेशन कर दिया तो कोई मारा गया फिर उसमें। सुसाइडल को आपने होमिसाइडल बना दिया तो सारा डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो एग्जामिनेशन चीफ में आपको यही बताना है, फिर साथ साथ आपको यह भी बताना है उसमें जो आपने लिखा होगा कि अदर कोई इंजरी तो नहीं है। यदि कोई स्ट्रगल मार्क है बॉडी पर, कोई स्ट्रगल मार्क है तो उस स्ट्रगल मार्क को भी आपको लिखना है। उससे क्या पता लगेगा,
स्ट्रगल मार्क है, तो यदि कोई सुसाइड करेगा तो उस पर स्ट्रगल मार्क आएगा ही नहीं, वो अपने आप को मारेगा थोड़ी। सबसे टिपिकल केस है, मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है हमें वारंट केस में, हैंगिंग केस में और मर्डर केस में। बाकी सिंपल है, आरटीए केस सिंपल होते हैं। आरटीए केस है जस्ट फॉर कंपनसेशन। आरटीए केस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी जाती है उसमें सिर्फ यही पर्पज होता है कि हमें कंपनसेशन मिल जाए। बाकी जो हैंगिंग है, होमिसाइडल केसेस हैं, रेप है, मर्डर है, वो टिपिकल केसेस हैं। तो हैंगिंग केस में क्या देखना है आपको? शेप ऑफ लाइगेचर मार्क, ठीक है। देन ओपिनियन रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरा बता दिया, उस पर लास्ट में आएगी ओपिनियन। ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी मार्क, ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ लाइगेचर मार्क इन केस ऑफ हैंगिंग। आपको लग रहा है कि हैंगिंग है तो ओपिनियन in my opinion the death due to asphyxia means choking the airways, obstruction airways। हैंगिंग में क्या होगा अल्टीमेटली? ट्रैकिया पे प्रेशर पड़ेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं एस्फिक्सिया। द कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया which brought by as a result of एंटीमोर्टम हैंगिंग। एंटीमोर्टम एंड पोस्टमार्टम, यदि आपको लगे कि एंटीमोर्टम है, आपको लगे पोस्टमार्टम है, जब तक आप खुद नहीं देखोगे पोस्टमार्टम वगैरह, जब तक आपको पता भी नहीं लगेगा। जब तक आप खुद इलाज नहीं करोगे, जब तक आप सीख नहीं पाओगे। जब तक खुद इंजेक्शन नहीं लगाओगे, जब तक सीख नहीं पाओगे, चाहे कितने ही पढ़ लो। आपने 50 तरीके पढ़ लिए, 50 बुक पढ़ ली कि इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, कैनुला ऐसे लगाते हैं, सेंट्रल लाइन ऐसे डालते हैं, पोस्टमार्टम ऐसे करते हैं, एमएलसी ऐसे करते हैं। जब तक खुद देखोगे नहीं, जब तक पता नहीं लगेगा। तो पहले सीख लो, उसके बाद देख भी लेना। और हर मेडिको लीगल केस को इस तरह देखना है कि इसका मुझे आगे रिप्लाई देना है कोर्ट में, ताकि कोई इसमें लेकुना ना रहे। ओपिनियन दे दिया आपने, उसके बाद अटेंडेंट कह रहे हैं, साइलेंट प्लीज। कौन बात कर रहा है? ऐसे किसी भी केस में, सपोज डाउरी डेथ का केस है, हैंगिंग हुआ है, तो जो डिकीज है, लेडीज है, उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे? क्या कहते हैं जनरल केस में? कि ससुराल वालों ने मार दिया, या इसको गला घोट के मार दिया, या इसको पॉइजन दे के मार दिया, या इसको पीट के मार दिया। और ये सारी बातें डॉक्टर को पता है। तो ये सारी चीज़ें जब पोस्टमार्टम करोगे तो सारी चीज़ें आपको रूल आउट करनी है। पीटने से मरा है, हैंगिंग से मरा है, या फिर पॉइजनिंग से मरा है। यदि पॉइजनिंग से मरा है तो दिस में भी होमिसाइडल। सिर्फ हैंगिंग से मरा है तो सुसाइडल। तो उसके लिए क्या करना है आपको? टू रूल आउट द कॉज ऑफ पॉइजनिंग, विसराज प्रिजर्व। विसराज लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टमक एंड हार्ट। हार्ट एज ए होल, हार्ट पूरा लेना है, एंड सेंड टू फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अब आपने हैंगिंग दे दिया, हैंगिंग बाद 2 महीने बाद रिपोर्ट आई विसराज की, उसमें पॉइजन आ गया। तो आप जो एग्जामिनेशन चीफ बोल रहे हो, एग्जामिनेशन चीफ क्या है? अपनी रिपोर्ट को बोलना। और किसके फेवर में बोलना? किसी के फेवर में नहीं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि एक्यूज को पनिशमेंट मिले, सॉरी, या फिर वो छूटे, या उसको जेल हो,
चाहे हमें कोई पीड़ित को जस्टिस दिलाना है, अपने कोई मतलब नहीं है। आप अपने फैक्ट्स के ऊपर जो बोलोगे, जो लिखा है आपने वही बोलना है। तो एग्जामिनेशन चीफ में आपकी रिपोर्ट आपने बोल दी, आपने बोल दिया कैसे कॉज ऑफ डेथ ये है, इसके लिए मैंने बिस्सा प्रिजर्व कर लिए, लाइगेचर मार्क की फाइंडिंग बोल दी, और आपने प्रूव कर दिया कि डेथ ड्यू टू एंटीबॉटम हैंगिंग। देन उसके बाद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? लॉयर ऑफ एक्यूज्ड। उसका पर्पस क्या होगा? केस को बचाना है। तो बचाएगा कैसे? कि जो डॉक्टर ने लिखा है उसको गलत साबित करना है। क्रॉस में जो डॉक्टर ने लिखा है, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर ही उसको पनिशमेंट मिलना है, तो ये प्रूव करेगा वो कि डॉक्टर ने जो लिखा है वो गलत है। उसको कैसे प्रूव कर सकता है? वो गलत तो नहीं है, कैसे प्रूव कर सकता है? आपको डिमोरलाइज करेगा। आपसे डॉक्टर साहब की क्वालिफिकेशन क्या है? अरे यार तुम तीनों बैठ के क्या बात कर रहे हो पीछे? यदि पढ़ना नहीं है तो अटेंडेंस दे जाओ। सीखो भाई। आपसे ज्यादा चिंता तो एनएमसी को हो रही है। वो सब्जेक्ट को आगे करती जा रही है कि भाई फाइनल में जाए, ताकि और ज्यादा क्लासेज हो, और ज्यादा सीखने को मिले। और ये चीजें पढ़ने से नहीं आएंगी बुक में, पढ़ने से सिर्फ आप डेफिनेशन सीख सकते हो कि हैंगिंग की डेफिनेशन क्या है, बस उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है वो तो आपको पढ़ाने से पता लगेगा। और ये जो आप रिपोर्ट बनाओगे वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने लिख दिया और आपका काम खत्म। कोई एमएलसी रिपोर्ट आपने तैयार की कि वो काम खत्म, कोई केस आपने देखा काम खत्म, ऐसे नहीं है। वो डॉक्यूमेंट बहुत आगे जाएगा। आप जो रिपोर्ट बनाओगे वो पुलिस के हाथों में जाएगी, फिर वो एसपी के हाथों में जाएगी, फिर वो कोर्ट में जाएगी, मजिस्ट्रेट उसको पढ़ेगा, 10 लोगों को पैनल बैठेगा उस पर कि इसको बचाना कैसे, इसको पनिशमेंट कैसे होना चाहिए। यदि आपने उसको कोई लेखन छोड़ा फिर प्रॉब्लम किसको होगी? आपको होनी है। तो ये डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने वाला। सिर्फ डेफिनेशन सीख के आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, या हर चीज किताब से भी नहीं पढ़ सकते। उसकी प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए कि संबंध क्या होता है, वैल्यूएबल वारंट क्या होता है। इसकी ऐसा डेफिनेशन पढ़कर आप पास हो गए और आपने लिख दिया, शॉर्ट नोट से आया संबंध पे और आपने डेफिनेशन लिख दिया और पास हो गए, वो तो हो जाओगे, वो तो सारे हुए अब तक। लेकिन आपको यदि ऐसा पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको प्रैक्टिकली कैसे काम में लेना है, इसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, तो आप उसको बेटर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चाहे वो पोस्टमार्टम हो चाहे वो ट्रीटमेंट हो। सिर्फ ड्रग डोज पढ़ने से ही, सिर्फ ट्रीटमेंट दवाई का फार्माकोलॉजी पढ़ने से इलाज करना सीख सकता है कोई? आपने 50 दवाइयां पढ़ ली, एंटीबायोटिक पढ़ ली, सारी एंटीबायोटिक रटी हुई है आपको टिप्स पे, सारी बीमारी रटी हुई है, तो सिर्फ उससे इलाज हो जाएगा? उससे भी नहीं होगा जब तक आपको प्रैक्टिकल पता नहीं होगा, उसको डायग्नोसिस पता नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन पता नहीं होगा, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पता नहीं होगा, ड्रग डोज पता नहीं होगी। और फील्ड में हिस्ट्री कैसे लेनी है, पेशेंट से हिस्ट्री कैसे लेनी है, डायग्नोसिस कैसे निकालना है, ट्रीटमेंट कैसे लेना है, और मरे हुए आदमी का डायग्नोसिस कैसे करना है, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी यूजी में पढ़ोगे, फिर फाइनल पढ़ोगे, पीजी में पढ़ोगे, फिर डीएम में पढ़ोगे, जब जाके ओरिएंटेशन बनता है ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको एडवोकेट डिमोलाइज कर सकता है। फिलहाल साहब ने कितने पोस्टमार्टम किए अब तक? आप बताओ सर, 4 किए हैं। तो उसका मतलब आप कॉम्पिटेंट मानते हो अपने आप को? तो आपको क्या बोलना है? बिल्कुल मानता हूँ, मेरे पास डिग्री है इसकी, एमबीबीएस में पढ़ा है, इसमें क्लासेज लगी, मैं पास हुआ फॉरेंसिक में। और कैसे डिमोलाइज कर सकता है कि डॉक्टर साहब तो 3 साल पहले ट्रैप हुए थे एसीबी में, वो क्या कहेगा ऐसा? और हो सकता है आप हुए हो, वो इसलिए बताना चाहेगा उसको कि हो सकता है आपने इस बार ही पैसे लेकर रिपोर्ट गलत तरीके से बनाई हो, तो वो कहेगा कोर्ट में इस चीज को
कि आप 3 साल पहले ट्रैप हुए थे, आपने उससे पैसे लिए थे, आप पे पहले भी ऐसा चार्ज लग चुका है, तो डिमोलाइज तो ऐसे कर सकता है। नंबर 2, जो इंजरीज हैं वो इंजरीज को कैसे कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि इंजरीज हैं ये किसी मारने से नहीं आई हैं, ये किसी के मारने पीटने से इंजरी नहीं हुई है, ये इंजरी हुई है गिरने से। तो आपसे क्या पूछेगा, डॉक्टर साहब ने जो चोटें लिखी हैं ये गिरने पड़ने से आ सकती हैं क्या, तो ये भी आपको बताना है। अब गिरने से खरोंच आ सकती है लेकिन कंट्यूजन नहीं आ सकता, तो आपको अपने साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे बताना है कि आपने इंजरीज मेंशन की हैं उसमें से कौन सी चोट है। तो आप बोल सकते हो इसमें चोट नंबर 1 है, ये गिरने से आ सकती है, लेकिन ये चोट नंबर 5 है, सारी चोटें गिरने पड़ने से नहीं आ सकती। यदि आपने ऐसा बोल दिया तो उसका मतलब फिर तो गिर पड़ के ये चोट लगी उसको, किसी ने मारा ही नहीं। समझ रहे हो आप? यदि आपने ऐसे बोल दिया कोर्ट में कि हाँ ये सारी चोटें गिरने पड़ने से आ सकती हैं, तो फिर वो गिरने पड़ने से मान लिया जाएगा उसको, क्योंकि कोर्ट का भी ये रहता है कि एक्यूज्ड को फायदा मिले, और पीपी तो पैसे लेता नहीं है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाला पैसे तो वो लेता है, लाखों में फीस लेता है वकील, तो लाखों में फीस लेगा तो बचाएगा भी एक्यूज्ड को। और बचाने के लिए जो क्वेश्चन है वो जो भी क्वेश्चन है, क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे 6 दिन 10 दिन, जब तक वो पूछना चाहे आपको बार बार बुलाया जाएगा, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपको उसमें बड़ी ही सोच समझ के उसमें आंसर करना है कि नहीं गिरने पड़ने से नहीं आ सकती। अच्छा, तो ये खुद लटक सकता है, आदमी को सुसाइड कर सकता है जहां कर सकता है, कि पॉइजन लिया हो जब कर सकता है, तो ये पॉइजन पे डिपेंड करेगा कि कितना पॉइजन लिया है और कितने टाइम उसको हो गया। तो सारी जो आपको आंसर है वो साइंटिफिक नॉलेज से देना है, कोई भी ऐसे नहीं हवा में नहीं देना है कि हाँ हो सकता है, हाँ ले सकता है, हाँ लटक सकता है ना। फिर जो इंजरी आपने मेंशन की है कि यू शेप जो आपने लाइगेचर मार्क बनाया या राउंड शेप बनाया है उस पर क्रॉस होगा, क्योंकि राउंड शेप में तो आपने उसको फंसा दिया कि स्ट्रेंगुलेशन है, इसको मारा गया है, तो उससे भी क्वेश्चन कर सकता है कि कोई अपने आप ही गला घोट सकता है क्या घोट तो सकता है लेकिन मर नहीं सकता, कोई गला घोट के मर सकता है अपना, नहीं मर सकता है ना। तो सारे इस तरह आपको आंसर्स में करना है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको डिमोलाइज किया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन का आंसर उसमें करना है। देन री-एग्जामिनेशन, री-एग्जामिनेशन में री-एग्जामिनेशन डन बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि चीफ में तो उससे कुछ पूछा ही नहीं है। सबसे पहले आपने क्या दिया, चीफ एग्जामिनेशन, चीफ ने आपने अपनी रिपोर्ट बोल दी, पीपी ने कुछ नहीं पूछा, उसके बाद क्रॉस हुआ, क्रॉस में वकील ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद फिर होता है री-एग्जामिनेशन। री-एग्जामिनेशन होता है बाय पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको कोई प्रूफ करना है, कोई केस कोई और ओपिनियन निकालनी है, क्योंकि पीपी हमेशा प्रूफ करना चाहेगा कि ये क्राइम हुआ है, इस एक्यूज ने ये क्राइम किया है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट करिए, डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट बनाई है बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है, वो आपका फेवर करेगा हमेशा, क्योंकि आपकी रिपोर्ट के बेस पे इसको पनिशमेंट मिलना है कि डॉक्टर साहब ने लिखा है ये चाकू की चोट है, ये तलवार की चोट है, इसने पॉइजन लिया था, इसने स्ट्रेंगुलेशन किया है, ये सब सही है, डॉक्टर साहब को अच्छी नॉलेज है। ये हो गया री-एग्जामिनेशन। देन क्वेश्चन बाय द कोर्ट लास्ट, यदि मजिस्ट्रेट को कोई प्रॉब्लम कोई इशू है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। उसके बाद आप फ्री, तो फ्री होने के बाद फिर क्या करना है, घर आ जाना है? नहीं, उसके बाद अपना सर्टिफिकेट मांगना है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, वो ही मस्ट है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट। उस अटेंडेंस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको टीएडीए मिलेगा, या आप अपने पैसे छोड़ जाओगे बार बार, उसको आप जहां पोस्टेड वहां लगाओगे, उसका जो भी पैसा है आपको मिलेगा आने जाने का।
और आपकी एविडेंस उसकी जो उस दिन की है वो अटेंडेंस काउंट की जाएगी कि डॉक्टर साहब आज के एविडेंस में गए, ये इसका TAD होना और ये इनकी अटेंडेंस है आज की। यदि आप 200 किलोमीटर से ज़्यादा गए एविडेंस पे तो उसकी 2 छुट्टी है। छुट्टी का पूछना जरूरी है, मेडिकल ऑफिसर में सबसे ज़्यादा यही हेडेक रहती है, छुट्टी कब है, छुट्टी कितनी मिलेंगी इसमें और पैसा कितना मिलेगा। पता लगे आप तो सिर्फ बस का किराया मिलता है, बस से कौन जाता है आजकल, बस से कोई जाता नहीं है, सब गाड़ी से जाते हैं, उसका किराया मिलता नहीं है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। तो क्राइम से लेके और लास्ट कोर्ट तक ये सारा फाइनल है। क्राइम हुआ, आपने रिपोर्ट तैयार की, आप कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट में आपका एविडेंस दे दिया, आप TAD सर्टिफिकेट भी लिया है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट लिया है, उसके बाद आपका कोर्ट का फ्री है और ये चैप्टर भी खत्म हो। तो आई थिंक सबको ओरिएंटेशन बन गया होगा कि करना क्या है। बड़ा ही बोर चैप्टर है। आप सोचोगे सर जब से आए अब से कोर्ट और पुलिस में घुमा के रखा है हमें, पता नहीं करेंगे क्या। पिछले 5-7 क्लास जितनी हुई है सब में कोर्ट पुलिस, सम्मन, वारंट, सेशन कोर्ट, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, सम्मन, वेलेबल वारंट, अदर क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, एडवोकेट, PP, एक्यूज, विक्टिम। लेकिन अब सबको पता लग गया है ना, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। आप किताब में पढ़ोगे तो सबको इजी रहेगा, इसके बाद आप पढ़ सकते हो। एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आल्सो, वो भी बताया हुआ लास्ट क्लास में, शॉर्ट नोट्स आता है उससे। बाकी वैरायटी ऑफ केसेज आपको देखने से मिलेगी, सारी रिपोर्ट आपको बनवाई जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ट्रॉमा की, हैंगिंग की, रेप की, बर्न की, ड्राउनिंग की, 5-5-6 रिपोर्ट आपको बनानी है, खुद को बनानी है, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एग्जामिनेशन बैठोगे। जैसे ये सारा खत्म होगा इसके बाद स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन। बस समझने का यही चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर रटने के हैं ना। पोस्टमार्टम टेक्निक, अभी तक ये बताया कि पोस्टमार्टम कैसे करना है, वो करना है आपको, कैसे करना है, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फाइंडिंग है, वो पूरा चैप्टर है फिर पोस्टमार्टम का।